गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी धर्मवीर भारती की इकाई का अभ्यास करेंगे, जिसमें बचपन की बात धर्मवीर भारती की संस्मरण कथा है, जिसमें उन्होंने अपने बचपन की बात की है कि बचपन में उन्हें किस तरह किताबें पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ और उन पर किस तरह का किताब पढ़ने का और इकट्ठी करने का बोझ सवार हो गया। तो इस इकाई से हमें ये भी प्रेरणा मिलती है कि हमारे जीवन में किताबों का कितना महत्व है और किताबों से हमारे जीवन को किस तरह नया रास्ता मिलता है, यह बात भी यहाँ पर उजागर की गई है। धर्मवीर भारती जब छोटे थे तो उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था और स्कूल में उन्हें स्कूल से इनाम में मिली हुई 2 किताब वो उनके घर पर जब लेकर आते हैं तो पिताजी ने अपनी अलमारी में उसे रखने की जगह दे दी थी। तब से उनकी खुद की लाइब्रेरी वहाँ से शुरू होती है। फिर माँ ने उन्हें फिल्म देखने के लिए 2 रुपये दिए थे, तो वह 2 रुपये लेकर वह बाज़ार में जाते हैं। फिल्म देखने से मन उनका न देखकर उनका मन पलट जाता है, तो वह देवदास नाम की किताब खरीदते हैं। तो वह थी उनके जीवन की सबसे पहली अपनी खुद की खरीदी हुई किताब। तो इसके आधार पर जीवन में पुस्तकों का कितना महत्व है और हमारे लिए किस तरह वह प्रेरणादायी बनते हैं, यह बात उनके इस संस्मरण से हमें जानने को मिलती है। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय देखें तो जन्म 1926, निधन 1997 ईस्वी सन। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी सन को इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने MA, MA, PhD की उपाधि प्राप्त की। वहाँ हिंदी विभाग के प्राध्यापक नियुक्त हुए। सन 1960-98 में तक धर्मयुग जैसे प्रतिष्ठित साप्ताहिक का संपादन कार्य किया। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं भी की थी। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था और साहित्य सेवा के लिए व्यास सम्मान से अलंकृत किया गया था। धर्मवीर भारती नई कविता के श्रेष्ठ कवि, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार थे। अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा उनके काव्य संग्रह है। काव्य नाटक अंधा युग उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। गुनाहों के देवता, सूरज का 7वां घोड़ा तथा 11 स्वप्नों का देश उनके प्रमुख उपन्यास है। गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान आदि कहानियों का हिंदी की नई कहानी में विशिष्ट स्थान है। ठेले पर हिमालय और पश्यंती उनके निबंध संग्रह है। प्रस्तुत संस्मरण द्वारा धर्मवीर भारती जी ने अपने बचपन के दिनों की बातों को हमारे सामने रखी है। उनका बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उनको पढ़ने का बड़ा शौक़ था। स्कूल में से इनाम में 2 किताबें मिली तो पिताजी ने अपनी अलमारी में उन्हें जगह देकर लेखक की अपनी लाइब्रेरी बना दी। वहाँ से लेखक को किताबें इकट्ठी करने की धुन सवार हो गई। माँ ने पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे, लेकिन लेखक का मन पलट गया और वे पुस्तक की दुकान में से 10 आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीदते हैं। लेखक ने अपने पैसों से खरीदी हुई वह पहली किताब थी। इस पाठ में लेखक ने जीवन में पुस्तकों के महत्व पर प्रकाश डाला है। तो उनके बचपन के कुछ संस्मरण यहाँ पर दिए गए हैं, इसलिए इसे संस्मरण कथा भी कहते हैं। तो देखते हैं कि उनका बचपन किस तरह बीता और कैसा था। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था।
आर्य समाज का सुधारवादी, जितने भी समाज में दूषण थे वह दूषण को दूर करके समाज में सुधार लाने के लिए आर्य समाज कुछ कार्य कर रहे थे। आर्य समाज का सुधार आंदोलन पूरे जोश पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे। लेखक के पिताजी आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता और माता दोनों शिक्षित, पढ़े लिखे और सुलझे हुए थे। पिताजी रानी मंडी के प्रधान थे। माता ने स्त्री सुधार के लिए, स्त्री शिक्षण के लिए एक पाठशाला, कन्याशाला शुरू की थी, स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। पिताजी की नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था। बर्मा रोड जब बन रही थी तब उन्होंने अच्छा कमा लिया था। लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि वो जिसकी भी नौकरी कर रहे थे वह अंग्रेज़ सरकार थी। इसलिए गांधी जी ने जब स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की तो स्वतंत्रता संग्राम में और अपने प्रति, देश के प्रति अपनी प्रेम के कारण उन्होंने अंग्रेज़ों की इस नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया। तो गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे और स्वाभाविक रूप से जब नौकरी धंधा कुछ भी नहीं होता तो गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उनके घर में बड़ी आर्थिक कटोकटी रहती थी। आर्थिक कष्टों से उनका जीवन गुजर रहा था। फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएँ आती थी। घर में घर खर्च निकालने की बड़ी मुश्किल थी, फिर भी पत्र पत्रिकाएँ नियमित रूप से आती थी। आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएँ खास मेरे लिए मंगवाई जाती थी, जिसका नाम था बाल सखा और चमचम। तो पत्र पत्रिकाएँ जो नियमित रूप से पहले जब सरकारी नौकरी करते थे तब आती थी, वही पत्र पत्रिकाएँ बाद में भी आया करती थी। आर्यमित्र कौन सी पत्रिकाएँ आती थी? तो आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएँ खास उनके लिए मंगवाई जाती थी, जिसका नाम था बाल सखा और चमचम। उनमें होती थी परियों की, राजकुमारों की, दानवों की और सुंदर राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखाचित्र। जो बाल कथा और चमचम 2 बाल पत्रिकाएँ मंगवाई जाती थी, उसमें परियों की, राजकुमारों की, देवों की, दानवों की कथाएँ इसमें और परियों की कथाएँ उसमें रहती थी, चित्रों के साथ। राजकुमारों, दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियों और रेखा चित्र उसमें होते थे। मुझे पढ़ने की चाह लग गई और ऐसी किताबों को देखकर मुझे पढ़ने का शौक़ मेरे दिल में जागृत हुआ। हर समय पढ़ता रहता था। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएँ रखकर पढ़ता था। खाना खाने के लिए जब भी बैठता तो भी किताब अपने हाथ में ही रहती और पढ़ता जाता और खाता जाता। तो हर समय में पढ़ता रहता था। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएँ रखकर पढ़ता था। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की कोशिश करता था। दोनों जो बाल पत्रिकाएँ थी उसे तो पढ़ लिया, पर इसके अलावा जो अन्य पत्रिकाएँ उनके घर में आती थी उसमें से सरस्वती और आर्यमित्र भी पढ़ने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो किताबें उनकी समझ के बाहर की थी, फिर भी उसे समझने की वो कोशिश करते थे। घर में पुस्तकें भी थी। सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की कोशिश करता। घर में पुस्तकें भी थी। उपनिषदें और उनके हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश, उपनिषद और हिंदी अनुवाद सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय
पूरी तरह समझ में नहीं आता था, पर पढ़ने में मज़ा आता था। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की जो किताब थी उन्हें पढ़नी अच्छी लगती थी। वह अध्याय खंडन मंडन वाले खास समझ में नहीं आते थे, फिर भी उसे पढ़ने में उन्हें बड़ा मज़ा आता था। तो इस तरह बचपन में उनके घर पर जो नियमित रूप से पत्र पत्रिकाएँ आती थी, उनमें 2 बार पत्रिकाएँ भी मंगवाई जाती थी। उससे पढ़कर उनको किताबें पढ़ने की चाव पैदा हुई। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी। उनकी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित। लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद की जीवनी, सत्यार्थ प्रकाश। तो रोचक शैली में लिखी हुई थी और अनेक चित्रों से सजी हुई थी, सुसज्जित सजी हुई। वे तत्कालीन पाखंड के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। उनका व्यक्तित्व तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध जो कुछ भी चल रहा था समाज में, उसके विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती। हम कहते हैं कि भगवान प्रतिमा में भगवान होते हैं, तो यदि प्रतिमा में भगवान है तो उनके सामने जो भोग रखा जाता है वह खुद क्यों नहीं खा जाते, और यदि चूहा या कोई भी प्राणी उनके भोग को खाता है तो उसे रोकते क्यों नहीं। तो यह बात कि भगवान प्रतिमा में है वह मानते थे, लेकिन चूहे को उनका भोग खाते हुए देख लिया तो मन से विश्वास उठ गया कि यदि प्रतिमा में भगवान है तो वह चूहे को रोकते क्यों नहीं। तब वह भगवान की खोज के लिए घर से निकल जाते हैं। कितनी ही रोमांचक घटनाएं उस स्वामी दयानंद की जीवनी में थी, और उसमें से एक कथा यह भी थी कि जो उन्हें बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमा में भगवान नहीं होते। घर छोड़कर फिर वह भाग जाते हैं, भगवान की खोज में निकल जाते हैं। तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, कहाँ पर है, कैसे दिखते हैं। तो इस तरह उन्होंने एक घटना के बाद अपना घर त्याग दिया। घर त्याग कर वह भगवान की खोज में इधर उधर भटकने लगे। सत्य क्या है, भगवान क्या है, जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियाँ है, उनका खंडन करना और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, ये सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता था। तो लेखक को वह स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी क्यों पसंद थी, तो इस पैराग्राफ में उसका कारण बताया गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की जो जीवनी थी वह बहुत ही रोमांचक शैली में लिखी हुई थी। उसमें जो भी कथाएँ थी उसमें से एक कथा बड़ी रोमांचक थी, प्रभावित करने वाली थी कि चूहे को भगवान का मीठा खाते हुए देखकर उन्हें मन में एक प्रश्न पैदा हुआ कि यदि प्रतिमा में भगवान है तो चूहे को रोकते क्यों नहीं। फिर वह प्रतिमा में भगवान है इस बात से उनका विश्वास उठ गया और फिर भगवान की खोज में वह निकल पड़े। इधर उधर जंगल, वन, तीर्थ स्थानों में वह भगवान की खोज के लिए निकल पड़े। भगवान क्या है, सत्य क्या है, ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर के लिए वह इधर उधर भटकते रहे और समाज में चलती हुई रूढ़ियाँ, परंपराओं का और मानव विरोधी मूल्यों का उन्होंने खंडन करने वाली सारी बातें इस कहानी में, इस पुस्तक में लिखी हुई थी। इसलिए और एक बात यह भी थी कि जो
अपनी ही हत्या करने का प्रयास करता है उसे क्षमा कर देना और फिर उसे सहारा देना। ये सारी बातें जो उसमें थी वो लेखक के मन पर बहुत ही असर करती थी, बहुत ही रोमांचक लगती थी और उन्हें प्रभावित करती थी, इसलिए यह पुस्तक उन्हें अत्यंत प्रिय थी। तो यहाँ पर जो हमने पैराग्राफ देखा पहला और दूसरा, तो उसके आधार पर कुछ शब्दों के अर्थ पहले हम लिख लेते हैं। आह्वान यानी कि बुलावा, आह्वान बुलावा, अदम्य, अदम्य जो दबाया न जा सके, जो दबाया न जा सके, प्रबल, रोमांचित यानी कि पुलकित, रोमांचित, पुलकित, रोचक, रुचि अनुसार, रोचक, रुचि अनुसार, जीवनी यानी कि जीवन चरित्र, जीवनी, जीवन चरित्र, खंडन, विभाजन, खंडन, विभाजन, खंडन, विभाजन, संगति, संगत, संगति, संगत। यहाँ पर हमने देखा कि लेखक को बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक़ कैसे पैदा हुआ। जब वह छोटे थे तो उनके घर में पत्र पत्रिकाएँ नियमित रूप से आती थी। खास करके उनके लिए 2 पत्रिकाएँ मंगवाई जाती थी, बाल सखा और चमचम। दोनों किताबें पढ़कर उनके मन में किताबें पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ। फिर वह सरस्वती चंद्र को भी पढ़ने और समझने की कोशिश करने लगे। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी पढ़ी तो वो पढ़कर उनके हृदय में और भी किताबों के प्रति लगाव पैदा हुआ। वह उन्हें बहुत अच्छी लगी, उनकी प्रिय पुस्तक थी। कुछ समझ में सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ नहीं पाते थे, फिर भी उन्हें वह पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था। तो इस तरह उन्होंने अपनी प्रिय पुस्तक दयानंद सरस्वती की जीवनी में से कुछ प्रेरणा लेकर उनकी जीवन की सही राह को चुना। माँ स्कूली किताब, अब उनके बाल मन को वह किताब बहुत ही रोमांचित कर देती थी। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी। मैं स्कूली किताब पढ़ने में ध्यान नहीं देता था, इसलिए माँ मेरे लिए बहुत चिंतित थी। तो माँ ने एक दिन चिंता व्यक्त करते हुए उनके पिताजी से कहा कि मुझे लड़का पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, सारा दिन ये कहानियों की किताबें पढ़ता रहता है, तो मुझे बड़ी उसकी चिंता होती है। तो माँ ने अपनी चिंता पिताजी के सामने व्यक्त की। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी।
चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता। वह चिंतित रहती थी कि कक्षा की किताबें लड़का नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा। और स्कूली किताबें या स्कूल का अभ्यास किए बिना वो पास कैसे होगा, उसकी हमेशा माँ को चिंता लगी रहती थी। कहीं खुद साधु बनकर फिर से भाग गया तो, साधु बनकर वह भाग जाएगा तो। पिता कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। जीवन में ये व्यवहारिक ज्ञान ही उसे काम आएगा, उसे पढ़ने दो, मना मत करो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। मुझे शुरुआत में स्कूल की जो शुरुआत की पढ़ाई होती है उसके लिए मुझे स्कूल नहीं भेजा गया था, घर पर ही मास्टर को बुलाया जाता था। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं। क्यों स्कूल नहीं भेजे थे तो पिताजी नहीं चाहते थे कि वह गलत संगत उसे किसी की लग जाए और वह गाली गलौज करना सीख ले, इसलिए वह स्कूल में न भेजकर घर पर ही मास्टर को बुलाते थे मेरी पढ़ाई के लिए। बुरे संस्कार ग्रहण करो। अतः स्कूल में मेरा नाम लिखवाया गया, फिर बाद में मेरा नाम लिखवाया गया स्कूल में। जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था, कक्षा 2 तक उन्होंने घर पर ही पढ़ाई की थी। तीसरे दर्जे में मुझे भर्ती करवाया गया। तीसरी कक्षा में उन्हें एडमिशन उनका लिया गया। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। जिस दिन तीसरी कक्षा में उन्हें दर्ज किया, उसी दिन शाम के वक्त पिताजी घर से बाहर घुमाने के लिए उनको ले गए। लोकनाथ की एक दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी की कुल्हड़ में पिलाया। लोकनाथ की जो प्रसिद्ध शरबत की दुकान थी वहाँ पर मुझे ले गए और अनार का शरबत मिट्टी की कुल्हड़ में मुझे पिलाया और फिर सर पर हाथ रखकर मुझे उन्होंने कहा, क्या कहा होगा कि जो उनकी माता ने उनके प्रति जो चिंता व्यक्त की थी अपने उनके पिताजी के सामने, वही आज समझाने के लिए यहाँ पर उन्हें ले आए थे। मुझे वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतनी ही ध्यान से तुम पढ़ोगे। पिताजी ने उनसे एक वादा लिया कि तुम मुझे वादा करो कि स्कूली किताबें भी जितनी चाव से तुम कहानियों की किताबें पढ़ते हो ना, उतनी चाव से तुम स्कूली किताबें भी पढ़ोगे। मुझसे यह वादा करो। इस तरह पिताजी ने मुझसे वादा लिया। तो आज हमने जितना भी अभ्यास किया उसमें से आपको खुद को प्रश्न बनाने हैं। तो किस तरह के प्रश्न आप बना सकते हैं? तो लेखक परिचय में से भी आप प्रश्न बना सकते हैं। सबसे पहले तो इस इकाई का साहित्य प्रकार क्या है? तो संस्मरण कथा। उसके लेखक का नाम क्या है? तो धर्मवीर भारती। फिर आगे प्रश्न हम बना सकते हैं कि धर्मवीर भारती ने साहित्य की कौन सी विधियों में अपना योगदान दिया? तो नाटक, कविता, उपन्यास, कहानी और निबंध आदि साहित्यिक विधियों में अपना योगदान दिया। फिर धर्मवीर भारती की प्रमुख किताबों या पुस्तकों का नाम लिखिए। तो अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा उनके काव्य संग्रह है। फिर नाटक, उनका सर्वश्रेष्ठ नाटक अंधा युग है। गुनाहों के देवता, सूरज का 7वां घोड़ा और 11 स्वप्नों का देश उनकी प्रमुख उपन्यास है। और गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ है। ठेले पर हिमालय और पश्यंती उनके निबंध संग्रह है। तो यह उनकी प्रमुख साहित्यिक विधियाँ हैं। फिर बचपन में धर्मवीर भारती के पिताजी कहाँ के प्रधान थे?
तो आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे। फिर धर्मवीर भारती की माता ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए किसकी स्थापना की थी? तो कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। फिर पिताजी ने अच्छी कमाई कब कर ली थी? तो जब बर्मा रोड बन रहा था तब पिताजी ने अच्छी कमाई कर ली थी। फिर उन्होंने सरकारी नौकरी क्यों छोड़ दी? तो गांधी जी की स्वतंत्रता आंदोलन के आह्वान पर, गांधी जी के आह्वान पर जब पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ गया और गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने देश प्रेम के कारण सरकारी नौकरी छोड़ दी। सरकारी नौकरी छोड़ देने के बाद उनके घर की हालत बहुत ही बिगड़ गई, यानी कि उन्हें क्या सहन करना पड़ा? तो आर्थिक कष्टों से गुजरना पड़ा। उनके घर में कौन सी नियमित पत्र पत्रिकाएँ आती थी? तो आर्यमित्र साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती गृहिणी और 2 बाल कथाएँ चमचम और बालसखा नियमित रूप से पत्र पत्रिकाएँ आती थी। फिर चमचम और बाल सखाओं में किस तरह की बातें थी? तो परियों की, राजकुमारों की, दानवों की, देवों की, सुंदर राजकन्याओं की कहानियाँ सचित्र उसमें थी, रेखा चित्र थे। फिर लेखक को किताब पढ़ने की चाह कहाँ से लगी? तो उनके घर में जो बाल सखा और चमचम की जो पत्रिकाएँ आती थी उसे पढ़कर उनके दिल में अन्य पुस्तकें पढ़ने की चाह भी पैदा हुई। सरस्वती वह कौन सी किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहे थे? तो सरस्वती और आर्यमित्र उनकी उम्र के समझ के बाहर की किताबें थी, फिर भी वह उसे पढ़ने की कोशिश करते रहते थे। उन्हें सत्यार्थ प्रकाश नाम की जो खंडन मंडन वाले भाग थे अध्याय, वह उन्हें बहुत प्रिय थे। और कौन सी पुस्तक उन्हें बहुत प्रिय थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी क्यों पसंद थी? तो क्योंकि वह रोचक शैली में थी, चित्रों से सुसज्जित थी और उसकी जो घटनाएं थी वह बहुत रोमांचित थी, इसलिए उन्हें पसंद थी। तो इस तरह आप फिर लेखक ने सबसे पहली स्कूल की पढ़ाई कहाँ पर की थी? तो घर पर ही कुछ घर पर ही मास्टर बुलाकर उन्हें पहली 2 कक्षा की पढ़ाई घर पर ही करवाई थी, क्योंकि उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वह कुछ गाली गलौज सीखे बुरी संगत के कारण। और फिर तीसरी कक्षा में जब वह आए तब उन्हें वहाँ स्कूल में दाखिला करवाया। और जब स्कूल में दाखिला करवाया उस दिन पिताजी ने क्या किया? तो उस दिन शाम के समय पिताजी उन्हें लोकनाथ की एक दुकान पर ले गए और अनार का शरबत मिट्टी की कुल्हड़ में पिलाया और फिर उनसे वायदा लिया कि जितनी चाव से वह अन्य किताबें पढ़ता है उतनी ही चाव से वह स्कूल की किताबें भी पढ़ेगा। तो इस तरह आज हमने जितनी भी इकाई का अध्ययन किया है, तो उसमें से आपको जितने बन सके इतने प्रश्न बनाने हैं, फिर उसका आंसर लिखने का प्रयास करना है, जिससे आपको इस विषय वस्तु के बारे में और भी स्पष्टता आपके मन में हो जाएगी। ओके, थैंक यू।